अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में हम बात करेंगे पनामा केस के हवाले से, जहां फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से और वजीर आजम साहब के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए इस्तिस्ना के हक में। कोर्ट के अंदर भी दिए गए, कोर्ट के बाहर भी दिए गए, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि वजीर आजम साहब इस्तिस्ना मांग नहीं रहे, उनका हक है, उनको प्रिविलेज हासिल है कि वो आर्टिकल 66 के तहत पार्लियामेंट में कुछ भी बात कर सकते हैं जिसको अदालत में जेर बहस नहीं लाया जा सकता या उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस पर तफसील से बात होगी, लेकिन प्रोग्राम के पहले इससे हम बात करेंगे MQM पाकिस्तान के हवाले से। अब से कुछ देर पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने और ख्वाजा एजाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने, कि MQM के कारकुनान को अब भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जो 30 दिसंबर का जलसा था उससे पहले उनके 4 कारकुनान को लाइंस एरिया से गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से कारकुन परेशान है और ये पूछते हैं कि हम अंडरग्राउंड हो जाएं या हम काम करते रहें। ये भी कहा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कि सियासी जमातों के लोग फिर उन कारकुनान के घर पे आते हैं जो कि गिरफ्तार हैं और उनसे कहते हैं, उनके घर वालों को ये कहते हैं कि अगर वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले तो हम आपके लड़कों को छुड़वा लेंगे। तो इशारा किस सियासी जमात की तरफ है, इस पर भी बात होगी। और इसके अलावा ख्वाजा एजाज साहब ने यह भी कहा है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब है मुराद अली शाह साहब, वो सिर्फ मेयर के कामों में इस वक्त दिलचस्पी ले रहे हैं और ये मुतालबा किया है कि इस वक्त सिंध में होम मिनिस्टर को तकर्रुर करने की जरूरत है। इस पर हम मजीद तफसील से बात करेंगे। ख्वाजा एजाज साहब रहनुमा MQM पाकिस्तान और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा एजाज साहब वक्त देने के लिए। पहले भी माजी में भी आप लोग कहते रहे कि आपके कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज जो आपने बात की इसका मतलब यह है कि यह मामला थमा नहीं है, अभी भी आपके कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तारी जाहिर भी नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल दुरुस्त है। हमने जो गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल पूरे कराची में खौफ व हरास का आलम था, उसमें हमने काफ़ी हमें पता चला कि हमारे काफ़ी साथियों को, ज़िम्मेदारान को गिरफ़्तार किया गया। हमने हस्बे रिवायत फौरी रद्द अमल नहीं दिया, इंतज़ार किया। मुताल्लिक़ा जहाँ जहाँ हमारी अप्रोच थी वहाँ हमने उनकी फ़हरिस्त भिजवाई, हुकूमत सिंध को रब्ता करने की कोशिश की गई और इंतज़ार किया कि अगर वो किसी जुर्म में मुलव्विस नहीं हैं तो वो बाइज़्ज़त अपने घरों पे पहुँच जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता उनमें से किसी का किसी जुर्म में शक व शुबा है तो वो उन चार्जेस के साथ अदालतों में पेश किया जाएगा। इस बात का भी हमने इजहार किया कि जेल में मौजूद जो हमारे सैकड़ों साथी असीर हैं, उन मुकदमात पे भी हमने नुक्ताचीनी की, कड़ी तनकीद की कि सैकड़ों की तादाद में साथी जो है वो अगर उसके पास असला नहीं मिला, अगर वो किसी मुकदमे में नहीं था, किसी जुर्म में नहीं था, तो उसके पास से एक बम और एक चर्स मिल गई। और इस तरह के सैकड़ों मुकदमात, ऐसा लग रहा था कि मैंने जब जेल की तफसीलात पूछी तो साथियों ने बताया कि ऐसा महसूस हुआ कि कराची में हर शख्स जेब में बम लेके ऐसे चलता है जैसे सिगरेट का पैकेट लेके चलता है। तो ये तमाम चीज़ों पे हमने तनकीद की और आज हम आपके तवस्सुल से शहजाद ये मुतालबा करते हैं हुकूमत सिंध से, तमाम सरबराहान से, कि कराची में एक फ़िज़ा बन रही है अमन की, सियासी कंपटीशन की। तमाम जमातें अपनी सियासी सरगर्मियाँ कर रही हैं, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, लेकिन मेरिट के ऊपर बहैसियत है पाकिस्तानी, बल्कि हमें तो ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो MQM पाकिस्तान का कारकुन था, वो कराची का सिटीज़न है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं इससे बेचैनी बढ़ रही है, हमारा सियासी अमल मुतासर हो रहा है, हमारा। ख्वाजा साहब, आपने क्या सिंध हुकूमत में किसी से राब्ता किया? क्योंकि सिंध हुकूमत की तो बड़ी स्टेटेड पॉलिसी है ना पीपल्स पार्टी की कि कोई सियासी कारकुन को गिरफ्तार हमने नहीं किया हुआ है, किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा। तो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है फिर सिंध में, सिंध के वज़ीर आला का या जो दूसरे ओहदेदार हैं? माज़रत के साथ वज़ीर आला नौजवान हैं, मेरे लिए मोहतरम हैं, वज़ीर आला की पोजीशन है, किससे रब्ता करूं मुझे आप बताइए। आप मुझे अब आप नाम बताइए किससे रब्ता करूं। मैंने सारे वज़रा को फ़ोन किए हैं। सिंध में कोई होम मिनिस्टर तो है नहीं, वज़ीर आला खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, खुद ही होम मिनिस्टर हैं, खुद ही वज़ीर आला हैं और ख़ुद ही मेयर भी हैं। और मेयर सिर्फ कराची के नहीं हैं, वो हैदराबाद के भी मेयर हैं, वो सक्कर के भी मेयर हैं, वो सारे जगहों के चेयरमैन भी खुद हैं। उनके पास तो टाइम ही नहीं है
और अमनो अमान का जहां तक ताल्लुक है वो उससे सिंध हुकूमत का खास तौर पे कराची से कोई ताल्लुक नहीं। आप ये कह रहे हैं कि अमली वजीर तौर आला पर, सिंध मुराद अली इंतजामी शाह तौर साहब पर इतने मसरूफ हैं तरक्याती काम करने में कि वो सबका काम खुद ही कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। दूसरे एंगल से देखा जाए कि वजीर आला साहब बड़े मसरूफ है काम करने में सिंध के अवाम के लिए। जी हाँ सर, इतने मसरूफ हैं कि कोई भी काम उनसे नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैंने मुतालबा किया कि मेयर का काम तो मेयर को करने दें और आप होम मिनिस्टर भी एक अपॉइंट करें। और ये मुतालबा मैंने वज़ीर आला से नहीं किया, ये मुतालबा मैंने आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो साहब से किया है कि आपके सूबे में कराची शहर की हालत ये है कि वो इंतज़ामी तौर पर, अमली तौर पर सिंध का हिस्सा नहीं है। कराची के मामलात का वज़ीर आला साहब को, उनकी काबीना को कोई खबर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो ऐसे मौके पे एक होम मिनिस्टर हमें दे दें ताकि हम राब्ता करें। अब आप बताइए, अगर कहीं किसी जगह गिरफ्तारी होती है और पुलिस ले जाती है, मैं किससे राब्ता करूं? इलाका एसएचओ कहता है मुझे नहीं पता, पहले DIG ख्वाजा कहता है साहब मुझे एक नहीं ब्रिज पता। का किरदार अदा किया करते थे रहमान मलिक साहब, और वो रहमान मलिक साहब फौरन पहुंच जाते थे। कोई भी इस तरह का मसला होता था कि आपके लोगों को गिरफ्तारियां होती थी या कोई और मामला होता था, रहमान मलिक साहब फौरन लंदन पहुंच जाते थे, वहां पे अल्ताफ हुसैन से मुलाकात करते थे और फिर वो हम देखते थे कि मुफाहमत हो जाती थी। अब वो ब्रिज टूट गया है, एक तो कायद भी आपके साथ नहीं रहे अब आपके पुराने, और रहमान मलिक साहब भी नहीं है। तो क्या इस वजह से कोई अब ऐसा शख्स नहीं है जो कि ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है दोनों जमातों के दरमियान? मैं तो खैर इतने ब्रिज वाले अल्फाज शायद इतनी वसअत क़ल्बी के साथ अदा ना कर सकूं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें किसी ब्रिजिंग की ज़रूरत नहीं। हम सिंध की दूसरी बड़ी कौमी जमात हैं और कराची की सबसे बड़ी जमात है, हमें ब्रिजिंग की क्यों ज़रूरत है? क्या वज़ीर आला को कराची की फ़िक्र नहीं? क्या मैं लीडर ऑफ अपोजिशन जब आवाज़ बुलंद करता हूँ, क्या ये उनका हक़ नहीं है? वज़ीर आज़म साहब जवाब ना दें तो पूरी पीपल्स पार्टी उछल उछल के तकरीर करती है। वज़ीर आज़म साहब तवज्जो ना दें, मुलाकात का टाइम ना दें तो पूरी पीपल्स पार्टी के मतलब परेशानी शुरू हो जाती है कि सिंध के साथ ज़्यादती हुई है। भाई कराची भी तो लावारिस है। जो वज़ीर आला साहब विफाक के लिए महसूस करते हैं वो कराची वाले वज़ीर आला के लिए महसूस करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज कराची अमली तौर पर लावारिस होता जा रहा है और एक ऐसा एहसास पैदा हो रहा है कि शायद अमली तौर पर कराची सिंध का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन इस वक्त जो कराची में तरक्याती काम देखा जा रहा है, चाहे वो सड़कों की सूरत में हो, मैंने खुद अभी मुराद अली शाह साहब का इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा अरबों रुपए के मंसूबे इस वक्त बन रहे हैं, तारिक रोड पे बन रहे हैं, सीएम हाउस के बाहर जो सड़क थी वो सालों साल नहीं बनी, इसके अलावा ग्रीन लाइन मंसूबा। वो कह रहे हैं कि तरक्याती काम आप देखेंगे कि कितनी तेजी से होगा। आप कह रहे हैं कि कराची को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया है, क्या ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद मेयर को वो इख्तियारात नहीं दी गए और वो काम खुद कर रहे हैं इस वक्त? कराची के तरक्याती कामों पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा मैं। जितने तरक्याती मंसूबे हैं वो 2006, 2007, 2008 उनके बजट के हैं। मामूली मिसाल दे देता हूँ ना आपको, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा के नाम पे एक ब्रिज बन रहा है, वो 55 करोड़ रुपए में तप्पी साहब जो थे हमारे पहले बल्दियात के वजीर, वो 3 बार अनाउंस कर चुके हैं। अब वो 84 करोड़ में बन रहा है। अब पता नहीं स्नॉर्कल खरीदी जा रही है जो 22 करोड़ की थी, अब 56 करोड़ में खरीदी जा रही है। इतने तरक्याती काम हो रहे हैं कि 30-30 करोड़ रुपए का टॉप लग रहा है। भाई माशाल्लाह, ऐसे तरक्याती काम अगर हो रहे हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब पे करप्शन का इल्जाम क्यों लग रहा है भाई? फिर आप पनामा केस के ऊपर अपना मौक़िफ़ कैसे दे रहे हैं? तरक्याती काम ठीक है, हो रहे होंगे। ख्वाजा साहब 10 अरब रुपए के पैकेज साहब जी, दो और इश्यूज पे मुझे जरा बात करनी है, इस पे हम तफसील से फिर बात करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं, आज फारूक सत्तार साहब ने कहा कि सियासी कारकुनान जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है उनके घर पे फिर सियासी जमातें जाती हैं दूसरी, और उनसे कहती है कि आप हमें ज्वाइन कर ले तो आपके बच्चों को छुड़वा देंगे। ये कौन सी सियासी जमातें हैं? ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है भाई, ये तो पिछले 6-8 महीने से हो रहे हैं। और ये तो खुद इस बात पे बड़ा वावेला हो चुका है कि गिरफ्तार होता है बंदा और दूसरी जमात के बाद से बरामद हो जाता है। अब आप एक मेरा सवाल अगर ढकी छुपी बात नहीं है तो फिर आप नाम लेने से कतरा क्यों रहे हैं ख्वाजा साहब? अरे भाई मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पीएसपी की बात कर रहा हूँ। अब आप भी कहिए, मैंने पीएसपी का जिक्र किया है, मैंने वहाँ नाम लिया है। मैं वही पता नहीं क्यों शर्मा रहे आप लोग नाम लेने में, पहले तो बड़े वाज़ेह तौर पे लिख रहे हैं। मैं नहीं, शर्माने की बात नहीं है, बड़ा मैं तो बोल्ड किस्म का इंसान हूँ, मुझे किस बात का शर्माना। मेरी गुजारिश सुन लें, कराची बदअमनी केस में तो बहुत सारी सियासी जमातें थी जिनके मिलिटेंट विंग थे। अब ये बाकी सब क्या मतलब अलादीन का चिराग ले लिया इन्होंने या सुलेमानी टोपी पहन ली है कि स्ट्रीट क्राइम हो तो हमारे इलाके में हो, जेलों में अगर हलाकतें हों तो वो एमकेएम के कारकुनान की हों,
गिरफ्तारियां हो तो एमकेएम के कारकुनान की हो, लापता हो तो एमकेएम के कारकुनान हो, मुकदमे बने तो एमकेएम के एमपीएस पे बने। भाई बाकी के पास जो फार्मूला है वो हमें भी दे दो, हमें भी वो सुलेमानियां टोपियां दे दो, हमें भी भाई वो सारी चीजें दे दो, हम भी पहन लेते हैं। ये समझ से बाहर है। इतनी हुब्बुल वतनी के साथ, इतनी डेडिकेशन के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ काम करने का अगर उसके अंदर सिला ये मिल रहा है कि हमारे साथी लापता हैं और हम 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने फौरन की है, उनके घर वालों से रब्ता किया है, फिर हमने कहा चलें भाई जो बेगुनाह होगा वो छूट जाएगा, खुदा ना खास्ता किसी पे इल्जाम है तो वो अदालत में दिफा करेगा। तो हमारी आपके तवज्जुह से गुजारिश है कि वो तमाम इदारों के सरबराहान से मेरी गुजारिश है, चाहे पुलिस हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, इस पे हमदर्दाना गौर करें। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि हमारे पास कोई दरवाजा नहीं है, कोई बात किससे करें हम बात, बताइए सजाद। ठीक है, ये मुझे बता दीजिए, मुद्दा ले आते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट इस पे वाजे हो गया और आई एम श्योर कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया, वो जाहिर नहीं की गई, उनको कोर्ट में नहीं पेश किया गया तो वो लापता अफराद हैं और इस पे जरूर एक्शन होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राव अनवर साहब वापस आ गए, उनको सस्पेंड किया गया था जब उन्होंने आपको गिरफ्तार किया गया था, अपनी पोजीशन पे वापस आ गए। कमेटी ने उनको जो है, जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी, उन्होंने उनको क्लियर कर दिया है। इस पे आपकी क्या राय है? अदालत ने क्लियर किया है, सीएम ने उनको बहाल किया है, सीएम ने बहाल किया, तो ठीक है, स्टेट के ऑफिसर हैं, वो काम करें। मैं सीएम ने ही बहाल किया है या कोई और हाथ थे जिसकी वजह से वो बहाल हुए हैं आपके ख्याल में? अब ये तो अब आप बता दें, कोई हाथ, एक सवाल का जवाब मैंने दे दिया, अब एक सवाल का जवाब आप दे दें, वो हाथ जो कौन से वो आप। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि ये क्योंकि आपको पता था ना जो आईजी साहब को जब रुखसत पे भेजा गया था, जबरी रुखसत पे, तो वो बड़ा स्टैंड ले रहे थे कि इनको वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमने देखा वो वापस आ गए हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तमाम ऑफिसर्स स्टेट के होते हैं, गवर्नमेंट के जितने होते हैं उतने ही अपोजिशन के भी होते हैं, और तमाम ऑफिसर्स की कदर मंजिलत एक ही तरह की होती है कि वो सूबे की खिदमत करें। ज़ाती मखासमत किसी से नहीं है, ना ही मेरा कोई ज़ाती किसी से कोई तनाज़ा है, और मैं मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो भी ऑफिसर्स इनमें तैनात हैं वो ईमानदारी से अपने आइन की पासदारी करें, किसी भी किस्म की फेवरेटिज्म की, किसी भी किस्म की जानिबदारी की मेरा ख्याल है कि उनकी ज़रूरत नहीं है। उनका कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा क्लियर है। आखिरी सवाल ख्वाजा साहब, 21 तारीख को एमक्यूएम लंदन जलसा करने जा रही है और वो बैनर जो होगा पाकिस्तान कौमी मूवमेंट का होगा, उनके बैनर तले वो जलसा करेंगे। आपके ख्याल में इसकी इजाजत उनको होनी चाहिए, और क्या लगता है कि कोई कामयाब एक पावरफुल शो कर सकेगी एमक्यूएम लंदन? देखिए, आइन और कानून के तहत, पाकिस्तान के कवानीन के तहत कोई भी सियासी जमात अगर वो पाकिस्तान के आइनी हुदूद के अंदर उसका एहतराम करते हुए, कानून का एहतराम करते हुए सियासी आज़ादी की उसे हैसियत होनी चाहिए। हम किसी भी जमात की कोई खिलाफ वर्जी इस बुनियाद पर नहीं कर सकते कि वो हमारी हरीफ है। हमारी हरीफ जमातें तो बहुत सारी कराची में कर रही हैं, पीएसपी कर रही है, एएनपी कर रही है, और पता नहीं और कौन कौन सी जमातें भी आ जाएंगी, वो कर रही हैं। तो हम ये समझते हैं हमें भी उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए, और सियासी तौर पर क्या आपके जलसे से बड़ा शो करने में आपके ख्याल में वो कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि वो कहते हैं लोग हमारे साथ हैं, आप कहते हैं हमारे साथ हैं। देखें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जलसों में लोग आ जाया करते हैं, बहुत सारे जलसे लोग आ जाया करते हैं। जलसों के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होता ये देखने का कि अब कौन सी जमात जीतेगी। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के जलसों की मिसाल आपके सामने, वजीर आज़म नवाज शरीफ से ज़्यादा बड़े बड़े जलसे उन्होंने किए हैं, लेकिन ज़ाहिर है उतनी सीटें नहीं ले पाए। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि ये तो फैसला इंतखाबात में होंगे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने यह कहा था कि तमाम सियासी जमातों को हमने आउट क्लास कर दिया था अपना जलसा दिखा के, इसलिए मैंने कहा ये जलसे में कितने लोग आते हैं, ये बड़ा रेलेवेंट सवाल इस हवाले से बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा एजाज साहब, इस सेगमेंट में आपने हमें ज्वाइन। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पनामा केस के हवाले से बात होगी। दानियाल अजीज और फवाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, इस्तिस्ना के मामले पर तफसील से गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पनामा के हवाले से। आज फिर प्रोसीडिंग्स हुई और आज फिर वजीर आजम साहब के वकील मखदूम अली खान साहब ने दलाइल दिए इस्तिस्ना के हवाले से। आर्टिकल 66 के हवाले से कल भी दलाइल दिए गए थे, आज भी उसके हक में दलाइल दिए, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि आप आर्टिकल 66
को अवेल करना चाहते तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस्तिस्ना मांग नहीं रहे, लेकिन इस्तिस्ना वजीर आजम साहब को हासिल है। एक इंटरेस्टिंग मुकालमा जब हुआ तो उसमें जजेस ने उनको यह बताया कि वजीर आजम साहब की तकरीर पर 3 इल्जाम है। एक तो यह कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि उनकी जो तकरीर थी वो हकायक से बरक्स थी, हकायक के मुताबिक नहीं थी। दूसरा ये इल्जाम है कि उनकी तकरीर में तजाद था, और यह भी जजेस की जानिब से कहा गया कि इल्जाम यह है कि तकरीर और जो दस्तावेजात जमा करवाए गए उनमें मौकिफ में फर्क है। तो इसके जवाब में मखदूम अली खान साहब ने, यानी कि वजीर आजम के लॉयर ने यह कहा कि अगर अदालत आर्टिकल 66 के तहत तकरीर का जायजा ना ले तो जो तजाद है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि पार्लियामेंट की स्पीच को अगर मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया जाए तो तजाद बचेगा ही नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आज आर्ग्यूमेंट था मखदूम अली खान साहब का। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर भी आज पीएमएलएन के लोग दिफा करते हुए नजर आए और बार बार ये कह रहे थे कि आर्टिकल 66 के तहत प्रिविलेज हासिल है, यानी कि इस्तेकाक हासिल है वजीर आजम साहब को। इस पे साद रफीक साहब ने भी बात की थी, सुनिए वो क्या कह रहे थे। कोई टैक्स एवेजन नहीं हुई और कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा, लेकिन पार्लियामेंट के हर रुकन को बतौर एमएनए और पार्लियामान को बतौर अदारा एक प्रिविलेज हासिल है। ये नहीं हो सकता कि वो प्रिविलेज बाकी तमाम एमएनएस और सेनेटर्स को हासिल हो मगर नवाज शरीफ को हासिल ना हो। इस्तिस्ना मांगा भी नहीं है, लेकिन इस्तिस्ना के हक में दलाइल भी दिए जा रहे हैं। वजीर आजम साहब तो पहले ही बता चुके हैं कि इस्तिस्ना के हवाले से उनका मौकिफ क्या है, वो एक ऐसी बला है जिसको वजीर आजम साहब 2012 में खुद नहीं जानते थे। इस्तिस्ना के पीछे छुपने का कोई जवाब किसी को नहीं है। कौम का पैसा कौम को वापस मिलना चाहिए, और इसमें ये इस्तिस्ना वाला मामला ये कौम नहीं समझती, ये मुझ जैसा बंदा भी नहीं समझता कि इस्तिस्ना किस बला का नाम है। भी कौम का पैसा है, पहले वो कौम को वापस मिले, फिर इस्तिस्ना की बात बाद में करेंगे। वजीर आजम साहब फरमा रहे थे कि इस्तिस्ना किस बला का नाम है ये वो नहीं जानते। आज ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में। पीएमएलएन ने मजीद तगड़ा किया अपनी टीम को शरीफ फैमिली के दिफा के लिए, और बड़ी धुआंधार तकरीर की उन्होंने एक जानिब से, और दूसरी जानिब से इमरान खान साहब ने भी उसका जवाब दिया। भाषण देना आता है, लंबी लंबी छोड़ नहीं आती है, सबूत देने नहीं आते। बड़ी धुआंधार तकरीर हुई, धुआं उठ रहा है यहाँ से। जितने रंग और मौकफ इमरान खान ने बदले हैं, इतने किसी गिरगिट ने रंग नहीं बदले। जितनी ऊंची आवाज थी उतना ही इनको पता है कि ये झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ मीडिया में जिंदा रहना चाहते हैं, ना अवाम में जिंदा रहना चाहते हैं, ना पार्लियामेंट में को अपना रोल जो है वो अदा करना चाहते हैं। पार्लियामेंट की क्या हैसियत रह गई जब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को झूठ बोलता है। कहते थे ऑफशोर कंपनियां इलीगल है, खुद ऑफशोर के बानी निकले। करप्शन तो मतलब ही ये होता है इख्तिदार में आके पैसा बनाना। मैं तो इख्तिदार में नहीं रहा। गाली देना, इल्जाम लगाना, इस इमरान खान का तुर्रा इम्तियाज है। अगर मैं नवाज शरीफ को करप्शन का बादशाह कह रहा हूँ, ये गाली तो नहीं है। 62-63 उस पे लगनी चाहिए जिसकी जायदाद भी बेनामी हो, मालूम करे तो औलाद भी बेनामी हो। जिनको हड्डियां फेंकी जा रही हैं, जिनके मुंह बंद किए जा रहे हैं, जिनके जमीर खरीदे जा रहे हैं, वो इस तरह के शोर मचाते हैं। पनामा प्रोसीडिंग्स पे बात करने के लिए और इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने जो आज बयान दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट है पनामा केस के पीछे और इमरान खान को इस्तेमाल किया जा रहा है वजीर आजम को नाअहल करने के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है दानियाल अजीज साहब ने, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल अजीज साहब, अदालत के अंदर इस्तिस्ना पर दलाइल पिछले 2 दिन से दिए जा रहे हैं और ज्यादातर वक्त जो है इसी में गुजरा है, लेकिन ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि इस्तिस्ना मांग नहीं रहे, तो फिर इस्तिस्ना का जिक्र क्यों हो रहा है अदालत में बार बार? वो इसलिए कि जो अदालत में केस होता है उसके मराइल होते हैं। जिस मरहले पे अब मखदूम अली खान साहब पहुंच गए हैं वो रेफरेंसेस का हिस्सा है, और उसमें तकरीबन कुछ 6 दर्जन मुख्तलिफ केसेस थे। बेनज़ीर केस, अली अहमद गुमन केस, यूसुफ रज़ा गिलानी केस और मुख्तलिफ बेशुमार, जिनमें जो फैसला किया गया था ये रेफरेंस के तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर ये कोट किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार है। उसके दौरान एक केस में ये चीज़ उभरी और उन्होंने उसकी वजाहत के दौरान ना सिर्फ आर्टिकल 66, ना सिर्फ 248, बल्कि आर्टिकल 19 के ऊपर भी और दीगर आर्टिकल्स के ऊपर भी उन्होंने जिरा की कोर्ट को असिस्ट करने के लिए, और कोर्ट ने कहा कि आप हमें असिस्ट करें ताकि तमाम पहलू उनके सामने हो। ये फैसला सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं होना है, ये एक प्रेसिडेंट सेट होना है तमाम आने वाली पार्लियामेंट्स के लिए। सही, तो ये रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया। आपको एतराज नहीं है कि अगर जजेस जो हैं इस चीज पर गौर करें कि पार्लियामेंट में क्या स्पीच की गई थी
और डॉक्यूमेंट्स क्या पेश किए गए, उसमें कोई एतराज नहीं आपको अगर ये किया जाए, या आप चाहते हैं कि आर्टिकल 66 के तहत पार्लियामेंट की स्पीच को टोटली इग्नोर कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। जजेस को आगाह किया गया है कि आईनी तकाजे इनकी अपनी जजमेंट्स के हवाले से क्या रहे हैं और बाकी दुनिया में क्या तकाजे रहे हैं इस चीज के, उनको बावर करवाया गया है। बावर इसलिए करवाया जा रहा है ताकि पार्लियामेंट की स्पीच को इग्नोर कर दिया जाए। जिसलिए करवाया गया जी वो आप बता दें, शायद आप वकील हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरे केस का तरीकाकार होता है। कोई भी आप केस उठा, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं कह रहा हूं बावर करवाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जजेस उनसे पूछ रहे थे कि आप हमें असिस्ट करें इन मामलात पे, तो उन्होंने उनके सामने चीजें रख दी। ठीक है, तो आप चाहते हैं जो पार्लियामेंट की स्पीच थी वजीर आजम साहब की, उसको बतौर एविडेंस जमा उस पर गौर किया जाए या उसको इग्नोर कर दिया जाए? नहीं, उसमें जो आईनी तकाजे हैं वो पेश किए गए और सामने रख दिए गए। अब जजेस का फैसला, अब जजेस का फैसला, मतलब कोर्ट, जजेस के कोर्ट में आपने बॉल डाल दिए। सारी बात है, कोर्ट में ही फैसला, क्या कंटेनर पे तो नहीं खड़े थे। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि सिर्फ दलाइल दे रहे हैं और रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इस्तिस्ना मांगी नहीं है। पहली बात तो यह है कि अगर मैं एक बड़ा न्यूट्रल होकर देखूं, बाहर से मैं बर्ड आई व्यू लूं, तो मुझे लगे कि मखदूम अली खान साहब शायद पीटीआई के साथ मिल गए हैं और जिस तरह के वो दलाइल दे रहे हैं, क्योंकि कोई वजीर आजम, कोई पोलिटिकल आदमी ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उसके बारे में ये परसेप्शन जाए कि कौमी असम्बली में जो मैं तकरीर कर रहा था उसको आप गज़ेर गौर ना लाएं। वो तो वैसे ही जैसे पहले सलमान भट्ट साहब ने कहा था पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी और मखदूम अली खान ने कहा ब्रॉडर ओवरव्यू दे रहे थे। तो ये कहना किसी भी सियासतदान के लिए इससे ज्यादा कह लें कि खौफनाक बात नहीं हो सकती कि वो ये कहा जाए कि वो उस तकरीर को आप मिनहा कर दे, उसको पढ़े ही ना। अब जरूरत क्यों पेश आ रही है इनको, मैं आपको बताता हूँ। ये जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि जी ये हैं वो जराए जिनसे हमने ये प्रॉपर्टीज बनाई और ये है वो, और हमारे पास एक एक चीज का रिकॉर्ड मौजूद है जो हम अदालत में देंगे। अब ये मुस्लिम लीग नून कह रही है कि वज़ीर आज़म साहब की ये जो लाइनें हैं ना, इनके ऊपर आप काली स्याही फेंक दें, इसके ऊपर ब्लैंको लगा दें, इसको देखें ही ना, गौर ही ना करें, ये मसला है इनका। लेकिन जो मखदूम अली खान साहब ने आज जो किया है, वो जो परसों 2 दिनों से उन्होंने किया है, अब तो खैर अदालत में भी माहौल ये हो गया है कि पीछे से लोग हाथ जोड़ रहे होते हैं। लेकिन वो तो चले सियासी तौर पे एक उनके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पे क्या नुक्ता उनका स्ट्रांग है कि आर्टिकल 66 के तहत जो है पार्लियामेंट्री स्पीच को नहीं आप अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बना सकते? नहीं, कार्रवाई का हिस्सा तो पार्लियामेंट्री स्पीच रिकॉर्ड का हिस्सा होती है, वो बनती ही बनती है। पूरी दुनिया में पार्लियामेंट्री स्पीचेस जो हैं वो रेफर होती हैं कानून की इंटरप्रिटेशन के लिए। ये कह रहे हैं कि चूंकि हुसैन नवाज और बच्चों की स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक तरफ है, प्राइम मिनिस्टर स्टेट की स्टेटमेंट बिल्कुल एक तरफ है, दोनों अगर आप सामने रख के पढ़ेंगे तो वो दोनों एक दूसरे की मुतजाद है। लिहाजा अब पीएमएलएन ने चूज करना है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को चूज करना है या बच्चों की पूछा गया था कि सच कौन बोल रहा है, बाप या बेटा? हम ये कह नहीं रहे कि वज़ीर आज़म को इस तकरीर की बिना के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन शुरू कर दें, हम उसको एविडेंस के तौर पे साइड कर रहे हैं और वो साइड तो होगी। अब ये जब दानियाल अजीज साहब ने भी जाहिर है जिस तरह से अपना अगला लीडर चुनना है कि मरियम नवाज शरीफ इनकी लीडर है या नवाज शरीफ साहब उनके लीडर हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे तो नहीं रह सकते ना। अब इसी तरह से मुस्लिम लीग के वकील ने चुनना है कि मरियम नवाज शरीफ और सच बोल रही है या फिर नवाज शरीफ साहब। जी दानियाल साहब, आपकी याद दहानी के लिए एक तो ये बड़ा मसला है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है पीटीआई की। ये सिर्फ 2 रोज़ की आप भी बात करें, ये भी बात करें, इससे पहले जो 3 रोज़ गुजरे हैं, मैं आपकी याद दहानी और नाजरीन की याद दहानी के लिए बताना चाहता हूँ कि एक एक तकरीर ना सिर्फ जो पार्लियामेंट में हुई बल्कि जो टेलीविज़न एड्रेस हुआ उस पर भी मखदूम अली खान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए गए थे कि ये तजाद है तकरीर में और बयानात में, उसमें एक एक चीज को एड्रेस करके उन्होंने फिर आगे ये अगर जो एड्रेस करके आपने कायल कर लिया तो फिर ये आर्गुमेंट को लाने की जरूरत ही नहीं थी ना। चलिए कानूनी तौर पे नहीं लेकिन सियासी तौर पे तो इस पे बड़ा प्लीज अंडरस्टैंड, खुदा के लिए आप अपने नाजरीन को समझने दे इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के मराइल होते हैं। ये मराइल है रेफरेंसेस का, जिसमें मुख्तलिफ जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कोट किए जाते हैं, वो जजमेंट में आते हैं। आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उठा के देख लें, तो ये उनका काम है, वो अपनी ड्यूटी करें को भी फिर आने दें। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें उन्होंने तकरीर तो खुद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सच बोल रहे हैं या बच्चे सच बोल रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की जस्ट अ मिनट जी, मैं आपको, आप अभी एंकर नहीं है फवाद साहब, जब आप चैनल पे होते हैं उस वक्त किया करें, अभी आप नुमाइंदे बने हुए। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने स्पीच के हवाले से बातें कहनी थी वो कर चुके हैं जरा उसके ऊपर, प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, एक बड़ी अहम बात बताता हूं आज जो बात हुई। एक तो जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने यह कहा कि वजीर आजम साहब ने असेंबली में इल्जामात का जवाब दिया है, ये कोई नॉर्मल एक तकरीर नहीं थी, इसको अदालत में बतौर एविडेंस पेश किया गया है। रिटन तकरीर। दूसरा, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये मुकाबला जो हुआ था उसमें जस्टिस साहब ने ये बताया कि 2-3 इशूज हैं जो इल्जामात लग रहे हैं कि तकरीर में
हकायक के मुताबिक बात नहीं की गई, तजाद है तकरीर में, और यह भी कहा गया कि इल्ज़ाम यह है कि तकारीर और दस्तावेजात के मौक़िफ़ में फ़र्क है। ये जस्टिस शेख अजमत साहब ने कहा। तो इस पर जो जवाब दिया है वकील साहब ने, मखदूम अली खान साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर अदालत आर्टिकल 66 के तहत तकरीर का जायजा ना ले तो कोई तजाद नहीं है। मतलब वो कह रहे तजाद नहीं है, आप उसको हटा दें, नहीं है, तकरीर को आप इग्नोर कर दें तो तजाद खत्म हो जाएगा और अदालत सच तक ना पहुंचे। मैंने आपको इसका बार बार तफसील बता दी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो प्रेयर है जो इमरान खान साहब ने जमा करवाई है। ये भी जरा बात अपने नाजरीन को पूरी बताते चले। मैं उस पे आता हूं, आप तफसील देना, इसमें तो आपने घंटा लगा दिया। मैंने बिल्कुल जवाब दे दिया। मखदूम अली खान साहब ने ये आज कहा कि अगर आप आर्टिकल 66 के तहत प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को इग्नोर कर दें तो तजाद खत्म हो जाएगा। इसका मतलब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं तजाद। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने बरमला कहा, मैं कोर्ट में बैठा था, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता आपको ये कहां से खबर मिली है। मैंने जो सुना है, मेरी बात सुन ले, मैंने जो जगह से नहीं 3 जगह से आप मुझे बात करने देंगे। मैंने जो सुना है उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, कैटेगोरिकली ऊंची आवाज में जानबूझ के, ताकि सब सुन लें। ये कहा भी उन्होंने कि हम इस्तिस्ना नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। तो मैंने कहा भी नहीं कि उन्होंने कहा कि हम फिर आप बार-बार इसमें से क्या निकालना है? मैंने सिर्फ ये कहा कि बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल 19 की बात ये कहा कि अगर आप आर्टिकल 66 की स्पीच को इग्नोर कर देंगे तो तजाद खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं है, ये तोड़ मड़ोड़ के आप बात कर रहे हैं। तोड़ मड़ोड़ के मैं 3 जगह से बिल्कुल ऐसे बात नहीं। आई एम सॉरी, जो आपने जहां से बात की, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था अगर वो इस्तिस्ना मांग ही नहीं रहे तो फिर ये कैसे कह दिया? तो वही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं। 2 दिन से दलाइल दिए जा रहे हैं। जो असली बात है जिसमें पटाखा बोला है आज इसके सारे केस का, उस पे आप आ नहीं रहे। बात करें, मैं पूछ रहा था इसमें इनकी ये प्रेयर है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1, 9 एंड 10 बी डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड, यानी वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अब वो कैसे होना है? वो इनका 6th प्रेयर है। वो कहते हैं रिस्पोंडेंट नंबर 5 यानी FBR, फेडरल ब्यूरो वो डायरेक्ट करे कि वो प्रोब और मैन्युअली स्क्रूटनाइज करे टैक्स रिकॉर्ड को। ठीक है जी। तो अगर टैक्स रिकॉर्ड अभी तक स्क्रूटनाइज नहीं हुआ तो आप फर्क कैसे करें? इधर इनके हाथ पांव फूल गए, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया, सर फेंक लिया, ऐसे सर पकड़ लिया इमरान खान साहब ने। तो ये भाई प्रेयर आपका क्या है यार? ये आज कोर्ट में बहस हुई ना कि दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। वो छोड़ दी नहीं, और यही हुआ जब उन्होंने कहा कि पैसे नहीं थे। इनकी बात का जवाब दे दें। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं कि हमने ये प्रे की थी कि FBR जो है वो इस प्रोसेस को इनिशिएट करे। अब आपने हाल देख लिया, FBR का जो है, नैब का जो है, FIA का जो है, वो हमने हाथ उठा लिया। हमने कहा नहीं सर, इन इदारों से कुछ होने वाला नहीं है, मेहरबानी करें ये सारे। अब तो प्रोसेस ही सारा खैर इनिशिएट हो गया, मुकम्मल ही हो गया। अब तो सारा काम मुकम्मल हो गया। अब तो एविडेंस आ गई है, 5 सवालों के जवाब देने हैं। प्रॉपर्टीज खरीदी, पैसे कहां से आए? 34 मिलियन डॉलर पे किए हुदैबिया के, पैसे कहां से आए? हसन नवाज शरीफ 99 में स्टूडेंट थे, 2001 में बिलियनर कैसे हो गए? मरियम नवाज शरीफ की जाली ट्रस्ट डीड क्यों जमा कराई? कतरी कट्टर आपने अभी से उस पे जजमेंट दे दी कि जाली है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहा है ये है वो जराए जिनसे हमने ये खरीदी, उधर से कह रहे हैं कतरियों से खरीदी। तो इसमें आप क्या चले बताएं जी। इन्होंने आपके सामने अभी सारी कौम ने देखा है, और ये काइंडली रिकॉर्डिंग में आप क्लिप निकालना देना। इन्होंने माना है कि हम अपनी प्रेयर से भागे हैं। अब इन्होंने कहा है यार ये कि वो चीज हम छोड़ गए। सुनते जाएं, एक मिनट सुबह अगली सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार ये सुन लें, ये नंबर 2 है जी इनका प्रेयर का। एक मिनट है जाए, नॉन इशू पे ना फंसे। पैसे कहां से? डायरेक्ट सुने मेरी एक मिनट, पैसे कहां से है बस इतना बताएं। ओ भाईजान आप इस तरह ऊपर के बोलेंगे, जब मैं शुरू होऊंगा फिर आप परेशान होंगे। आपको मेरा पता है ना। ये इसका जवाब ले ले, मैं मेरी बात सुने। नंबर 2 प्रेयर। अब नाज़रीन को भी थोड़ा पता चलने देना। आप अपनी ड्यूटी जरूर करें, लेकिन थोड़ा उनको भी मालूमात हासिल हो लेने दें। मेरी ड्यूटी यही डायरेक्ट रिकवरी, डायरेक्ट आप सुनेंगे नहीं, तकलीफ हो रही है। क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट रिकवरी ऑफ लूटेड लॉन्डर्ड मनी अलॉन्ग विद प्रॉपर्टीज परचेज टू ब्रिटिश। अब सुनने मेरी बात, इन्होंने कोर्ट में कहा है कि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन हम हट गए हैं। अब हम आगे गलत बयानी पे इस प्रेयर से भी भागे हैं, नया वाले से भी भागे हैं। इनका काम है भाई, इन्होंने माफी भी मांगनी है। हम क्या कह रहे हैं? अब सुन लोगे, हम ये कह रहे हैं कि देखें कतरी खत, ट्रस्ट डीड मरियम नवाज शरीफ बीबी की जाली है। ठीक है, फिर सही क्या है? पैसे कहां से आए? पैसे कहां से आए? जाली होने का कौन सा सबूत दिया? सुन लो ना, अगले वही उदय अली आ रहे हैं। 249 पेज की स्टेटमेंट है FIA की जो लगी हुई है, जिसमें 1-1 रुपए का मनी ट्रेल मौजूद है। वो क्वैश हुई है उसके बाद हाँ वो क्वैश हुई है, उसकी मैं बताता हूं कैसे हुई है। दूसरा इसहाक डार साहब का अपना स्टेटमेंट है जिसपे आज उन्होंने चैलेंज किया इमरान खान साहब को। बिल्कुल BBC की फिल्म है। और ये दानियाल अजीज साहब जो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, इन्होंने आगे आपके सामने यहाँ पे फरमाया था कि हम ICIJ को सू करेंगे। ना ये जा रहे हैं, BBC को सू नहीं कर रहे। इन्होंने लंदन के या अमेरिका के सोलिसिटर्स के साथ राब्ता किया,
उन्होंने इनको कहा कि भाई आप ये सू ना करिएगा, आपकी अगली पिछली प्रॉपर्टीज बिक मैंने जाएंगी। किसी से राब्ता नहीं किया, इन्होंने राब्ता नहीं किया। बिल्कुल राब्ता क्यों नहीं किया? आपने तो कहा था करेंगे। आप जवाब लें मेरे से। मैं क्यों नहीं किया सून? हमने बीबीसी की फिल्म आई है, मैंने जब पहला खत लिखा था ICIJ को तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम डिलीट कर दिया था। उसके बाद हमने उनको फॉलो अप खत लिखा। वो अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं तो प्राइम मिनिस्टर की स्टोरी के नीचे उन्होंने अपडेट और करेक्शन सारी डाल दी हुई है। तो आप मुझे ये बात बताएं, जब वो खुद मान गए हैं, यानी ICIJ वो इन्होंने सही करवा लिया, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का नाम आपने सही नहीं कराया। इसमें पहले मेरी बहस हो चुकी है आपसे कि उनका नाम सही करवाते हो। लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि दानियाल ने चुन लिया है नवाज शरीफ की साइड और मरियम के खिलाफ हो गया। अब आप लड़वा रहे हैं इसको आपस में बैठ के। ये हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वक्त खत्म हो जाएगा इस बहस में। दानियाल अजीज साहब, दो चीजें हैं, मैं इसको और सिंपल कर देता हूं। 5 सवाल करें सिंपल। एक तो आप मनी ट्रेल बता दें, ठीक है। दूसरा, 2006 से पहले ये अपार्टमेंट्स कतरी फैमिली के थे, ये एक डॉक्यूमेंट लाके दिखा दें, बात खत्म हो जाएगी। केस यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं दिखा रहे? सुन ले मेरी बात, आप सुन ले मेरी बात। जहां तक मनी ट्रेल की बात है, इन्होंने कहा ना कि मनी ट्रेल कोई नहीं है, और नईम बुखारी साहब ने बहुत बड़ा जिरा किया जी पैसे थे ही नहीं, लायबिलिटी ज्यादा थे। वहां से निकला यूनियन बैंक की एक बैंक गारंटी जिसमें लिखा हुआ था कि 12 मिलियन दिरहम जो है वो 2 मिलियन पहले माह पे होंगे और 5 इक्वल 2-2 मिलियन की किश्तों में हर माह वो बाकी अगर पे नहीं होंगे तो यूनियन बैंक देगा। तो उन्होंने यकलक कह दिया तो कैश तो फिर इनके पास आ गया था, वहां इनकी सुख भी होगी और इन्होंने मान लिया कि जनाब ठीक है कैश आया होगा। फिर ये आ गया कि जनाब इसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया, ये इनका नेक्स्ट प्ली आ गई, वहां से भाग गए। फिर का जब टैक्स की बात आज उन्होंने की कि जनाब आपने तो खुद कहा कि इसकी तहकीकात करें, तो ये दोनों चीजें मिलती नहीं है, वहां इनकी बस होगी। ये आपका आर्गुमेंट ये कि 2006 से पहले ये अपार्टमेंट इन्हीं के थे। ये कहते हैं कि 2006 से पहले अपार्टमेंट कतरी फैमिली के थे। वो डॉक्यूमेंट है कोई? बिल्कुल दिया जासिम बिन थानी का डॉक्यूमेंट नहीं है सर, वो लेटर है, कोई ओनरशिप का डॉक्यूमेंट होगा। आपने कहना है ये बात, वो तो ऑब्वियसली बात है। मैं आपसे ओनरशिप डॉक्यूमेंट मैंने आपके प्रोग्राम में 3 मरतबा पढ़ के सुनाया था, अगर आपको याद हो। मुझे याद है वो ओनरशिप डॉक्यूमेंट तो नहीं है। एंड में क्या लिखा हुआ था? ओनरशिप ऑल द रिकॉर्ड अवेलेबल विद मी। तो उनको बुला ले, तो ले लेना उनसे। तो इनका काम है ना केस प्रोसिक्यूट करना, बुला ले। वो तो आपके है ना भाई, ये बुला लेना उनको क्रॉस एग्जामिन कर, उसको डिफेंस विटनेस के तौर पे बुला ले। खत ले सकते हैं तो वो डॉक्यूमेंट भी ले लें। नोटराइज एम्बेसी से तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट दिया है, ठीक है जी। अगर वो ये चैलेंज करते हैं तो करें, क्यों नहीं करते? जवाब दे लूं आपको? हां जरूर। पहली बात तो यह है कि अल्लाह के फजल से जितने डॉक्यूमेंट अब तक इन्होंने जमा कराए हैं सब पे दस्तखत जाली है, कोई दस्तखत दूसरे से नहीं मिलता। एक का दस्तखत आप तारक शफी साहब के दस्तखत नेकेड आई से देख लें, तमाम दस्तखत अल्हम्दुलिल्लाह जाली है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल अजीज साहब और फवाद चौधरी साहब। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जिस पनामा केस के हवाले से कि इमरान खान साहब के पीछे कौन है, जरा सुनिए। ये इस्टेब्लिशमेंट, ये तागूती का ताकतें जो हैं, इन्होंने अवाम का फैसला कबूल नहीं किया। इन कुव्वतों ने उसकी पॉपुलर जो उसकी लीडरशिप थी उसको ख़त्म करने को उसको फांसी तक चढ़ा दिया। आज मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये कोशिश हो रही है। पहले एक दफ़ा ये कोशिश हुई है, उस कोशिश के नतीजे में उन्हें 2 दफ़ा उम्र कैद किया गया, वो भी तो अदालत का फैसला ही था ना। आज उन्होंने एक गुमाश्ता सियासतदान जो है उसको उन्होंने अपने आगे लगाया हुआ है। वो जो है वो आज उनका आला कार बन के कभी उनके इशारे के इंतज़ार में धरना देता है, कभी वो जो है वो अदालतों में जाता है। और अब सुप्रीम कोर्ट को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कंधा जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट है इसके पीछे, पनामा के पीछे, और इमरान खान से अलायकार बने हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के। देखिए, 2 एस्टैब्लिशमेंट के सबसे जो बड़े लोग हैं वो हैं जनरल कमर बाजवा और जनरल नवीद मुख्तार साहब, ठीक है। अब ये दानियाल अजीज साहब से पूछ लें कि ये दोनों जो हैं वो इमरान खान के साथ मिले हुए हैं और हमारे साथ साजिशों में शरीक हैं। ये भी राना सनाउल्लाह साहब किसी बात पे बिलीव करते हैं तो बता दें हम। जी दानियाल साहब, एस्टैब्लिशमेंट है इसके पीछे, मेरे ख्याल में वो 2 नाम भी ले लिए उन्होंने। मेरे ख्याल में बड़ी मज़ाहिया बात है एक्चुअली। जो किसकी? फवाद साहब की या राना सनाउल्लाह साहब की? फवाद साहब की, क्योंकि इनको जो है ना थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को याद रखने में प्रॉब्लम होती है। इनसे पूछ लें इनका केस कब फाइल हुआ था? कब फाइल हुआ था? 2 नवंबर के 2 नवंबर था कि उस वक्त कौन था? कमर बाजवा था। अच्छा, राहील शरीफ साहब हमारे साथ शामिल थे, साजिश कर रहे हैं। शरीफ साहब थे? नहीं, आप जनरल रिजवान साजिश कर रहे हैं हमारे साथ। 1 मिनट के लिए देखिए, ऐसे ना करना ना,
बारी बारी तो नाम लेके बताएं ना, नाम लिए आप बताएं ना कि राहील शरीफ और जनरल रिजवान और ये सारे लोग जो है असल में पीटीआई के साथ मिले हो। वैसे तो एज अ प्रिंसिपल हर मुहिब वतन आपने मुझे बोलना नहीं देना, तो आप दोनों की मर्जी है। आखिरी पॉइंट आपने फैसला कर लिया तो ना बोलना देना, जब मैं बोलूंगा फिर आप परेशान हो जाते हैं। एक लाइन कह लूं, आप परेशान हो जाते हैं। क्लोजिंग रिमार्क आपसे एक लाइन बोल रहा मैं था, ये कैसे बीच में इनको बोलने दें, एक लाइन कह लेना, मजेदार हो जाएगी। आप मुकम्मल करने देना। एस्टैब्लिशमेंट है पीछे, मैं आपको कह रहा हूँ 1 मिनट के लिए, इन्होंने 2 नाम लिए, ठीक है, मैंने आपको क्रोनोलॉजिकली साबित कर दिया कि इनकी बात गलत है। अब ये जरा बता दें कि इन्होंने ये 2 नाम क्यों लिए। बता दें। मेरे सवाल को तो सुन लेना, एस्टैब्लिशमेंट कौन है? मेरा जो बुनियादी सवाल है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट है इसके पीछे, तो है आप इत्तेफाक करते हैं पार्टी पॉलिसी? राना सनाउल्लाह साहब बताएंगे, लेकिन जो नाम इन्होंने लिए मैंने इनको गलत साबित कर दिया। पार्टी पॉलिसी है कि नहीं है? मैंने इनको गलत साबित कर दिया, यस और नो? ये 2 नाम तो नहीं थे उस वक्त, नहीं थे ना, मतलब ये गलत है। नहीं उस वक्त बताए ना यार, इधर आके आप स्लिप मार जाते हैं, जिधर आप फंसते हैं उधर आप दानिया साहब आप बिला वजह ट्विस्ट कर रहे हैं काम को, यहां से पकड़ नहीं रहे। मैं वही लाइन ऐड कर रहा था, मैं वही लाइन ऐड कर रहा था। मैं यही दानियाल अजीज साहब को कहना चाह रहा था कि आप ये कह दें कि जनरल राहील, वैसे एक पॉइंट ये है, हर मुहिब वतन फौजी, हर मुहिब वतन जज को उसी कॉज के साथ होना चाहिए जिस पे इमरान खान है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि राहील शरीफ और जनरल रिजवान अक्सर हमारे साथ मिले हुए, तो ये भी कह दें। तो क्या उस वक्त जब नवंबर में केस फाइल किया गया था तो राहील शरीफ और रिजवान अख्तर से इनके पीछे क्या? बता दें। तो इन्होंने जो 2 नाम लिए, मैंने उसकी बात किया, आगे बढ़े ना, खुल के बात करें। स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह की मैं उसके दिमाग में कह रहे जाती स्टेटमेंट है उनका, कोई पार्टी। मैंने नहीं कहा जाती स्टेटमेंट, मैंने कहा उनके दिमाग में जो बात, मैं कैसे बता दूं? सच कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? आपका जाती ओपिनियन क्या है? जो उन्होंने कहा है कि जिला वतनी करवाई गई, जो उन्होंने कहा, 1 मिनट है, मैं जवाब देता हूं। अपनी बात तो माननी नहीं। आपको पता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो अच्छी तरह पता है। राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट को एंडोर्स करते हैं, जाती ओपिनियन। आईसीआईजे असल में आईएसआई की सब्सिडियरी है। उन्होंने, राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल सही कहा कि भुट्टो को फांसी की भेंट चढ़ा दिया गया। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अदालतों ने जिला वतनी का ऑर्डर दिया और फिर एनआरओ बने। ये जो माजी का हिस्सा है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट पीछे पनामा के, ये भी सही कहा राना सनाउल्लाह। मेरे ख्याल में आप कहते हैं उनसे पूछो। मैं ठहर जाए, मैं 1 मिनट ठहर जाए। आप डेट देख लें, जो BVI FIA का कानून है वो कहता है कि किसी कंट्री ने दरखास्त देनी होती है, तो जून और जुलाई 2012 में आप पता करके दें इन्वेस्टिगेटिव जज किस मुल्क ने ये दरखास्त दी थी कि ये SAR 1478 कायम हो। बताएं उस वक्त धरना वन नहीं हो रहा था? नहीं, धरना तो 2014 में हुआ। दारुल कादरी वाला पहला धरना नहीं हो रहा था? 2013 के शुरू 2013 में हुआ। क्या कह रहा था वो? क्या कह रहा था? सियासत नहीं, रियासत बचाओ। ठहर जाए यार, ठहर जाए यार। क्या कह रहा था वो? आए आप चले, आप ब्रेक लगाए ना, आप आए जवाब का। आपने कहा मेरे प्यारे भाई, आप आए साहब की आधी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, दूसरी आधी बात से इत्तेफाक करने दारुल कादरी कह रहा था कि इलेक्शन मुलतवी करो, जमहूरियत की ऐसी की तैसी फेरो और पहले एहतसाब करो। एहतसाब में क्या पेश करना था? बात ये है, इतने ये SAR 1478 नहीं पेश करनी थी। दानियाल अजीज साहब इतने मासूम है और इनकी क़यादत इतनी मासूम है, फौज इनके खिलाफ, कौम इनके खिलाफ, जुडिशरी इनके खिलाफ, सारे इलेक्शन तो ये जीत रहे हैं। 30 साल से हुकूमत में सारे इलेक्शन ये जीत रहे हैं। मैं जरा राना सनाउल्लाह साहब जिनका स्टेटमेंट है उन्हीं से पूछ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन करने के लिए। ये पनामा के पीछे आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट है? हेलो जी राना साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही जी। आज आपने कहा कि पनामा केस के पीछे एस्टैब्लिशमेंट है और इमरान खान साहब अहलेकार बने हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान जो है वो आलाकार बने हुए हैं। जो बात मैंने की है वो मैंने ये पाकिस्तान की तारीख का अलमिया है कि यहाँ पे हमेशा जो पॉपुलर अवामी क़यादत हुई है, लीडरशिप हुई है, तो उसको गैर अवामी और गैर जमहूरी तरीके से रास्ते से हटाने की जो है वो कोशिश होती रही है। हिस्टोरिकली आप बिल्कुल ठीक बात करें। इस वक्त क्या सूरत हाल है? सुन लें जरा। और ये कोशिशें होती रही हैं और इन कोशिशों को कभी भी अवाम ने जो है वो कबूल नहीं किया। ये जुल्फकार अली भुट्टो के वक्त में भी हुई, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब से भी एक मरतबा ये हो चुकी है और उसमें आप इल्म में है कि उनके खिलाफ हाई जैकिंग का केस बनाया गया, उन्हें इस मुल्क से जो है वो बाहर धकेला गया। और अब दूसरी दफा हो रही है नवाज शरीफ साहब के साथ। और अब जो है वो मियां नवाज शरीफ, जिसको तीसरी मरतबा इस मुल्क के अवाम ने वज़ीर आज़म के ओहदे पे मुंतखब किया है, वो एक पॉपुलर लीडर है, तो उसको जो है वो नाअहल करवाने की कोशिश हो रही है एक गैर अवामी और गैर जमहूरी तरीके से। मतलब आप कह रहे हैं नाअहल कराने की कोशिश फौज करवा रही है बेसिकली?
जी मैंने बिल्कुल कभी नहीं कहा कि ये फौज करवा। एस्टैब्लिशमेंट जब आप कहते हैं तो किसके ऊपर इशारा है? तो जुल्फिकार अली भुट्टो की आप मिसाल देते हैं, पीछे फौज थी, डिक्टेटर था जियाउल हक, यहाँ पे भी आपने वही मिसाल दी है। तो बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत वाइड टर्म है। जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा जो है वो सजा जो है वो तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जिस फैसले को अवाम ने तो तस्लीम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे कातिल करार दिया, लेकिन अवाम का फैसला तो उससे मुख्तलिफ है। तो आपका इशारा किस तरफ है एस्टैब्लिशमेंट जब आप कहते हैं? फिर ये एक बड़ी वाइड टर्म है, इसमें बहुत सॉरी साहब, इस वाइड टर्म को जरा मैं समझा दें। आपने तो नाम ले लिया डायरेक्ट कि इस वक्त चीफ ये हैं और DGI ये। मैंने तो यही कहा, मैंने कहा एस्टैब्लिशमेंट के जो 3 बड़े लोग हैं, पहले तो जनरल कमर बाजवा है, दूसरे जनरल नवीद मुख्तार साहब है, तीसरे अब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। इन तीनों में से बता दें कि आपके ख्याल में कौन हमारे साथ मिला हुआ है, जी राना साहब उनसे वो अपनी बात बता सके। नहीं सुन ले फवाद साहब, आप ये बात जो है ये मैं इसकी भरपूर तरजीह करता हूँ, और आप हमेशा ये कोशिश करते हैं इधर उधर से घुमा फिरा के कि लोग ये समझें कि आपके साथ कोई है। आपके साथ कोई नहीं है सर, आप ही ने तो कहा है आज है। राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं राना सनाउल्लाह साहब, आपने ही आज कहा है कि इनके साथ एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ मिली हुई है। इनके साथ अच्छा अब देखिए 2 बयान आ गए ना, एक तो यहाँ पे पाकिस्तान में डिनाइल की जो स्पेलिंग है ना, बात तो सुन लेना। अब यार घंटा तो हो गया और कितनी और सुनिए। एक तो 2 मुस्लिम लीग नून के बता दिया उनका वो तबसरा नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए राना सनाउल्लाह नहीं, तो राना सनाउल्लाह साहब से कहना यही 3 लोग हैं। मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। मेरा इशारा उस एम्पायर की तरफ है जिसका मतलब इमरान खान ने कहा था कि ये कल तक एम्पायर की उंगली खड़ी हो जाएगी। दोनों मेरा इशारा उसकी तरफ। वो कौन था मुझे तो नहीं पता। शहजाद चले राना सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शहजाद की आप दोनों का भी शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।